दोस्तों आप सभी के लिए एक नया मानवा आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इस नए मानवा में मॉन्स्टर और डंजन्स तो भरे पड़े हैं। यह कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इस नए मानवा की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए और रो रहे होते हैं और किसी को जगाते हुए कहने लग जाते हैं कि लीडर किम जिनवो, लीडर किम जिनवो। वो किसी को जगा रहे होते हैं और वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं जो कि घायल पड़ा होता है और यह इन सब का लीडर होता है और उसे थोड़ा बहुत होश आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह लोग कहने लग जाते हैं कि टीम लीडर किम जिनो, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हो रहे हैं? और हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वह कहने लग जाते हैं कि उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? क्या वह मारा गया? हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, क्या वह सच में मारा गया? और यह सुनने के बाद सभी बताने लग जाते हैं कि हाँ टीम लीडर, वह मॉन्स्टर आपके हाथों से मारा गया है, हमारी जीत हुई है। और यह सुनने के बाद तो किम जिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हालांकि उसकी हालत अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वह कहता है कि आखिरकार हमने इसे हरा दिया, आखिरकार हमने इसे हरा दिया। फिर इसके बाद वह उस मॉन्स्टर के बारे में बताने लग जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और वह उसके बारे में बताते हुए कहने लग जाता है कि इसे हराने के लिए हमने ना जाने कितना कुछ किया है। अभी तक हमने ना जाने कितने मॉन्स्टर को मारा है, कितने मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन इसका लेवल ये अलग था। इसे हराना नामुमकिन था। इसने ना जाने कितने शहर तबाह कर दिए और हमें इसे पकड़ने में लगभग 3 साल लगे हैं। ना जाने कितने हंटर्स ने इसे मारने के लिए अपना बलिदान दिया, तब जाकर हम इसे हरा पाए हैं। आखिरकार हमने कर दिखाया, इस दुनिया को हमने आखिरकार बचा ही लिया। और यह सुनने के बाद टीम काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और वे कहने लग जाते हैं कि टीम लीडर किम जिनवो, आप होश में रहें, प्लीज़ आप होश में रहें, हेल्थ टीम अभी आती ही होगी। और यह सुनने के बाद किम जिनवो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मेरा आधा शरीर वहाँ पर कटा पड़ा है और मैं यहाँ पर मरने के कगार पर पहुँच चुका हूँ। अब मैं नहीं बचने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें इस टीम का ख्याल रखना है वाइस टीम लीडर, तुम्हें मेरी टीम का ख्याल रखना है और आगे चलकर मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनोगी और इस दुनिया की मदद करोगी और अपना टीम का भी ख्याल रखोगी। लेकिन अभी के लिए मैं जो तुमसे कह सकता हूँ वह है सॉरी, मैं बस तुमसे सॉरी ही कह सकता हूँ। और यह सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की वहीं पर तुरंत ही मौत हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर मारा जाता है। इसके बाद हमें किम जिनवू के बारे में बताया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हंटर था। अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा ताकतवर हंटर किम जिनवू था जो कि कोरिया को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता था। इसने हजारों मोस्टर को मारा है, लाखों लोगों को बचाया है और अभी तक के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मोस्टर था जोलेंटिया मोस्टर, उसे हराते हुए किम जिनवू की जान चली गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ है। और उसके बारे में तरह तरह की चीज़ें और वीरता की गाथाएं बताई जा रही होती हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का एक छोटे से लड़के को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहने लग जाता है कि हे नकली किम जिनवो, तू तो अपने आप को जिनवो समझने लगा है, तू अब हमारी बातें भी नहीं मानता है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए हॉटपॉट गर्म करके रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी तू यहाँ पर चुपचाप बैठा है और अपना काम कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई साले ये सब करने की? और ये सुनने के बाद उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं जो जिनवो को घेर लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो तो इसे, इसके अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है। क्या ये अब हमें भूखा मारना चाहता है? इसने अभी तक हमें रोटी नहीं दी है। ए जिनवो, क्या तू हमें भूखा मारना चाहता है? और वह उसे तरह तरह की बातें सुना रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर किम जिनवो होता है जो कि फ्यूचर में आगे जन्म ले चुका होता है। और वह कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं है कि ये कैसे हुआ है, लेकिन मैंने दूसरी बार जन्म लिया है। फिर इसके बाद हमें कुछ समय पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की मौत हो चुकी होती है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा होती है और वे अनंत काल में तैर रही होती है। लेकिन उसके पास अधूरी आवाज़ आती है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुम इस तरह से नहीं मर सकते। और ये आवाज़ सुनने के बाद जिन वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो और ये आवाज़ कैसी है, क्या मैं सच में मर चुका हूँ? और ये सुनने के बाद वह आवाज़ कहती है कि नहीं, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, अभी तक तो मैंने इस दुनिया को ख़त्म भी नहीं किया है, यह तुम्हारा अंत नहीं है। अगर तुम इस तरह से मर गए तो इस दुनिया को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा आखिरकार इस दुनिया को? और ये सुनने के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मेरी टीम कमज़ोर है, बेवकूफ़ है, जो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती है? जोलेंट या मॉन्स्टर को मेरी तलवार ने नहीं बल्कि मेरी टीम ने मारा है और उसके पीछे मेरी टीम का ही हाथ था। तुम मैं मारने के लिए ना जाने कितने
हंटर्स ने अपने बलिदान दिया है, तब जाकर मैं तुम्हें हरा पाया हूँ। और शायद तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले हंटर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे और इस दुनिया के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होगा। मॉन्स्टरों का राज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और आगे आने वाले हंटर्स मुझसे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे, जिन्हें कोई भी मॉन्स्टर हरा नहीं पाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि वे कितने ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और ये सुनने के बाद वह मॉन्स्टर कहता है कि तो तुम ऐसा सोचते हो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। 42 साल बाद मैं वापस आऊँगा और तुम भी आओगे। और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और वह मॉन्स्टर कहता है कि मैं 42 साल बाद वापस आऊँगा, तब देखूंगा कि तुम्हारे ये हंटर्स कितने ज़्यादा ताकतवर है। मैं तो पूरी दुनिया को ख़त्म करके रख दूंगा। इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा जो मेरा सामना कर सकेगा। इस दुनिया में जो तुम्हारे हंटर्स हैं वे कीड़े मकोड़ों की तरह मेरे आगे मारे जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होंगे। और ये सुनने के बाद जिन्वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अचानक से उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वे एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेता है, लेकिन यह इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं होता है। और वह कहने लग जाता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा सपना था। क्या मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ? मैं ये क्लियर सुन सकता था कि मैंने जोलिंट मॉन्स्टर से फाइट की और मैं उसे हराते हुए मारा गया। क्या ये सच में हुआ था? और जैसे ही वह अपने चेहरे को आईने में देखता है, वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये मैं हूँ? क्या मैं जवान हो चुका हूँ? क्या ये मेरा चेहरा है? नहीं नहीं, मैं जब जवान था तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। ये क्या हो रहा है? क्या मैं धरती पर हूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं मर चुका हूँ? और वह उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही होती है। फिर इसके बाद हमें सुबह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर और एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि क्या अब तुम ठीक हो? क्या तुम खड़े हो चुके हो? मुझे माफ़ कर देना, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे एक्सीडेंट के तौर पर तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, क्या ये ठीक रहेगा? बस एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है। और ये सुनने के बाद जिन्हो हाँ कह देता है और वह पुलिस ऑफिसर सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा नाम किम जिन्हो है? मैंने सही कहा ना? तुम अभी 17 साल के हो। और यह सुनने के बाद जिन्हो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा जन्म तो 1975 में हुआ था, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। और यह सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब का तुम्हें कुछ याद है? और यह सुनने के बाद किम जिन्हो बताता है कि हाँ, वे कोई एक्सीडेंट नहीं था, मैंने जोलिंटिया मॉन्स्टर को हराया था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें लग गई थी, इसकी वजह से ये हुआ है। और यह सुनने के बाद तो वे दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, इस बच्चे के साथ क्या गड़बड़ है? क्या एक्सीडेंट होने की वजह से ये ऐसा हो गया है, या फिर इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, या अजीब अजीब बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? और ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, अक्सर कुछ केसों में ऐसा होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो बच्चा डर जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। ये अपने आप को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करने लग रहा है, शायद ये अपने आप को जिन्हू हंटर समझ रहा है। और वह पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं डॉक्टर, लेकिन ये कोई जिन्हू नहीं है, इसे अपने आप को संभालना होगा, मुझे बस उस एक्सीडेंट के बारे में जानना है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर बताता है कि सर आप समझने की कोशिश करिए, ये बच्चा अभी बहुत ज़्यादा डर चुका है, शायद इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है। इस मामले में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करने लग जाते हैं। शायद ये किम जिन्हू का बहुत बड़ा फ़ैन था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त इसके दिमाग के अंदर आ गई है। शायद ये इसकी वजह से अपने आप को किम जिन्हू समझ रहा है। आपको इस बात को समझना होगा। और ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर मैं यहाँ पर किसी चीज़ को समझने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने के लिए आया हूँ जो मैं पूछना चाहता था। और वह किम जिन्हू से कहता है कि किम जिन्हू, क्या तुम्हें उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है? खैर छोड़ो, मुझे उस बात की परवाह नहीं है। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं सीसीटीवी में देखकर जानकारी निकाल लूँगा, तुम्हें ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है या फिर किसी भी एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद आता है तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर सकते हो और मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और ये सुनने के बाद डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो तो फिर ठीक है किम जिन्हू, अब हम यहाँ से चलते हैं। और ये सुनने के बाद किम जिन्हू कहता है कि डॉक्टर अभी कौन सा ईयर चल रहा है? और ये सुनने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि
अभी तो 2051 चल रहा है, 1 मार्च 2051। और ये सुनने के बाद जिन वो थोड़ा सा चौंक जाता है और वह बड़ी तेजी के साथ भागते हुए खिड़की की तरफ जाता है और कहता है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि अभी 2051 चल रहा है। और जैसे वह खिड़की खोलकर देखता है वह तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बाहर के नज़ारे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि बाहर का नज़ारा पूरी तरीके से बदल चुका होता है। और वह कहने लग जाता है कि यह सियोल सिटी है, मुझे अभी तक याद है। यह तो उस मॉन्स्टर के हमले में तबाह हो चुकी थी, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, एक तरह से खंडर बच चुकी थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग भुखमरी से मर रहे थे, मॉन्स्टर ने ना जाने कितना हमला किया था और लोगों की जानें जा रही थी। लेकिन अब तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ पर सभी लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, बच्चे स्वस्थ पैदा हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हालांकि मैं इन्हें देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि मेरे आंखों के आगे ये सब हो रहा है। शायद मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ, ये सच में कमाल का फ्यूचर है जिसे मैं देख पा रहा हूँ। और किम जिन वो अपनी टीम के बारे में भी सोचने लग जाता है, जहाँ पर अपनी टीम के बारे में सोचते हुए कहने लग जाता है कि मेरी प्यारी सी टीम जिसे मैंने अकेला छोड़ दिया था, शायद वे अपने आप से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके होंगे। मेरी प्यारी टीम लीडर जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, उसने तो बहुत ज़्यादा अपनी टीम को ताकतवर बना दिया होगा, वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन चुकी होगी। मुझे ये हैरानी नहीं होगी कि वह मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन चुके होंगे। मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए, क्या मैं उन लोगों को याद भी होऊंगा? वैसे भी 42 साल बीत चुका है, वह लोग सब कुछ भूल चुके होंगे। और 42 साल का याद आते ही चिन्हू के होश उड़ जाते हैं और वह कहता है कि 42 साल बीत चुके हैं, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? आज ही तो वही साल है जिस दिन यह सब होने वाला है। और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर भूकंप आने लग जाता है, बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिल रही होती है और सायरन बढ़ने लग जाते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। और ये सुनने के बाद जिनको घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई भूकंप आ गया है? वहीं हम दूसरी तरफ बाहर के नज़ारे को देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डंजन अपीयर हो चुका होता है और सारे के सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी करो, असोसिएशन को कॉल करो। और वहीं पर हम किम जिनवो को देखते हैं, जो बाहर की तरफ उस डंजन को देखने के लिए जा रहा होता है और वहाँ के मॉन्स्टरों की हालत को देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है और कहने लग जाता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि 42 साल में अपने हंटरों को देख पाऊँगा। शायद वे हंटर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके होंगे। मैंने उस मॉन्स्टर से भी कहा था कि वे हंटर आगे चलकर बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे, शायद वे मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। और हम देखते हैं कि किम जिनवो बाहर की तरफ आ चुका होता है, लेकिन बाहर के नज़ारे को देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी होती है जो कि उस डंजन को देख रही होती है। और ये देखने के बाद जिनको कहता है कि इतनी सारी भीड़ इस डंजन को देखने के लिए क्यों इकट्ठे हुई है, क्या इनकी जान के लिए यह खतरा नहीं है? और वहीं पर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो माइक में आवाज़ देते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा डंजन अपेयर हो चुका है और हमने इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेवल के हंटर को बुलाया है। आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ हमारी हेल्प करने के लिए इस लाइन रेखा से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये आपकी जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वहाँ से लोग अभी भी नहीं जाते और वह ऑफिसर कहता है कि आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट बाद इस मॉन्स्टर को बाहर निकाल लिया जाएगा और इसके बाद इसे मार दिया जाएगा, फिर इसके बाद यह इलाका पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद किम जिनवो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि हे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस मॉन्स्टर को बाहर कैसे निकाल सकते हो, यहाँ के लोगों के लिए खतरा हो सकता है, यहाँ के लोग मारे जाएंगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और उसे थोड़ी देर बाद अपने पास्ट सीन के बारे में याद आता है, जहाँ पर वह अपनी टीम को लीड करते हुए कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हंटर हो और अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक पॉइंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, तुम्हें उस मॉन्स्टर को बाहर नहीं निकलने देना है। तुम्हें पता होगा कि 10 मिनट बाद यहाँ से मॉन्स्टर बाहर निकल जाते हैं और बाहर आकर बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, ना जाने कितने लोगों को मारते हैं और कितनी सिटीज़ को तबाह करते हैं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मॉन्स्टर बाहर ना निकल पाए, अगर हमारे मॉन्स्टर बाहर नहीं निकलेंगे तो इससे हमारा शहर भी बचा रहेगा, अगर मॉन्स्टर बाहर निकल गए तो इससे हमारा देश भी खतरे में पड़ सकता है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है,
क्या तुम लोग मेरी बात को ध्यान रखोगे? और ये सुनने के बाद उसकी टीम हाँ कहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ चुका होता है और गुस्से के साथ कहता है कि हरो क्रेजी बास्टर्ड, तुम मेरे आगे आ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ के लोग तो पूरी तरीके से पागल हो चुके होते हैं। यहाँ पर मीडिया वीडिया सब आ चुका होता है और कह रहे होते हैं कि ज़रा माइक ठीक करो और कैमरा तो ठीक है ना, हमें उस मॉन्स्टर को प्रॉपर दिखाना है। और जिसे सुनने के बाद किम जिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में कहता है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी जान के लिए खतरा नहीं है? तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या तुम्हें ये बच्चों का खेल नज़र आ रहा है? क्या यहाँ पर कोई खेल हो रहा है जिसे तुम दिखाने के लिए यहाँ पर आ चुके हो? तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस चीज़ को देखने के लिए जा रहे हो। और ये देखने के बाद पब्लिक कहने लग जाती है कि ज़रा देखो इस बच्चे को, इसे क्या प्रॉब्लम है? शायद इस बच्चे ने पहली बार मॉन्स्टर को देखने के लिए यहाँ पर आया है, इसे कोई समझाओ। लेकिन अचानक से वह भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि ज़रा देखो वह यहाँ पर आ चुकी है, गो इंचे यहाँ पर आ चुकी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हंटर आ चुका होता है जो कि गाड़ी में आया हुआ होता है। इसके बारे में पहले भी बताया गया था। और हम देखते हैं कि वह हंटर उस गाड़ी में से उतरता है और जैसे उसे उतरता है सारी पब्लिक जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, बिल्कुल पागलों की तरह से, और कहने लग जाती है कि ज़रा देखो ये तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, आई लव यू सिस्टर। और हम देखते हैं कि ये एक खूबसूरत हंटर होती है जिसकी अदाएँ में कुछ अलग ही बात होती है और वह आगे चलती हुई जा रही होती है। लेकिन उस हंटर को देखने के बाद किम जिन वो थोड़ा सा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा जवान और खूबसूरत है, शायद ये ताकतवर हंटर है। जैसा कि मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए क्योंकि मैं अब फ्यूचर में आ चुका हूँ। और हम देखते हैं कि वह हंटर आगे बढ़ रही होती है और अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर लेती है। और हम देखते हैं कि यहाँ के दुनिया के हंटर्स के पास सिस्टम होते हैं और वह सिस्टम की मदद से अपनी स्किल्स और अपनी तरह तरह की चीज़ों को एक्टिवेट कर रही होती है जिसकी उसकी ताकत अवेकन हो सके। और एक कमांडो चिल्लाते हुए कहने जाता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, हम मॉन्स्टर को बाहर निकाल रहे हैं। और वहीं हम देखते हैं कि उस डंजन के आसपास बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डेविल ऑरा हो चुका होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ से एक मॉन्स्टर और ख़तरनाक सा मॉन्स्टर बाहर निकल रहा होता है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। एक तरह से देखा जाए तो एक बड़े कुत्ते और भेड़िए जैसा लग रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और वह बाहर आते ही ज़ोर से एक ज़ोरदार रोर मारता है। और यह देखने के बाद लड़की अपनी स्किल एक्टिवेट कर लेती है और हम देखते हैं कि इसके पास एक बर्फ़ वाली स्किल होती है जिसकी मदद से ये अपनी तलवार को बर्फ़ के अंदर जमा लेती है। पर हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और बड़ी तेज़ी के साथ उस लड़की के ऊपर एक ज़ोरदार हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये लड़की भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती, ये भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। एक ज़ोरदार हमले करते हुए पीछे हट जाती है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को एक गहरा हमला होता है। शायद उसका पूरा शरीर बर्फ़ में जम चुका होता है जिसे देखने के बाद कुछ लड़कियां कहती हैं कि ज़रा देखो इंचे तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कूल है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है और इसने बड़ी से आसानी के साथ उस मॉन्स्टर को हरा दिया। सच में यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यह सब देखने के बाद हम देखते हैं कि उस हंटर का बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है। जो कि दूध पीता बच्चा होता है वह भी कह रहा होता है कि पापा ज़रा देखो वह तो कितनी ज़्यादा ताकतवर है, मैं भी आगे चलकर अपने देश के लिए एक ताकतवर हंटर बनूंगा। और ये सुनने के बाद उसका पापा कहता है कि हाँ बेटा तुम ज़रूर बनोगे, तुम ज़रूर बनोगे। और हम किम जिन वो को भी देखते हैं जो कि थोड़ा सा खुश होता है उस हंटर के लिए। पर हम देखते हैं कि फाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुई होती है। वह लड़की बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से उछलती है और एक ज़ोरदार हमला उस मॉन्स्टर को ऊपर कर देती है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है जिसकी वजह से बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े उस मॉन्स्टर के ऊपर लग रहे होते हैं जिसकी वजह से उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है। एक तरह से कहा जाए तो वे बर्फ़ के टुकड़े उसके अंदर घुस चुके होते हैं जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वह एकदम मरने के कगार पर पहुंच चुका होता है और कुछ समय बाद तो वह बिल्कुल ढेर ही हो जाता है, एक तरह से बिल्कुल मर ही जाता है। और यह देखने के बाद पब्लिक तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि इनसे तुम बहुत ज़्यादा कमाल की हो, इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, इनसे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत ज़्यादा कूल हो, और तरह तरह की बातें कर रही होती है। और वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर जिन्हों को देखते हैं जो उस लड़की के लिए थोड़ा बहुत खुश होता है लेकिन उसे थोड़ा बहुत समझ में भी आता है और वह कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, जैसा मैंने सोचा था इस तरह के हंटर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल कमज़ोर हैं, इनके अंदर तो इतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं है कि ये जोलेंटिया मॉन्स्टर को
हरा भी पाएँ वह अब आने वाला है। शायद ये लोग उनका सामना भी नहीं कर पाएँगे और मैंने सोचा था कि ये थोड़े बहुत ताकतवर हो चुके होंगे, लेकिन ये तो अपनी स्किल के दम पर बहुत ही ज़्यादा उछलते हैं। इनके स्किल के अलावा इनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये दुनिया को बचा सके। और इसके अलावा जो इसके हंटर साथी हैं वो तो इसका सपोर्ट भी नहीं करते हैं। वे तो चाहते हैं कि किसी भी तरह इसे चोट लगे और किसी भी तरह ये मोस्टर हंगामा करे ताकि इनको फ्रेम मिल सके। सच में इन लोगों की कितनी ज़्यादा घटिया सोच है। मुझे यकीन नहीं होता कि आखिरकार ये सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्या ये सब फ्रेम के लिए है या फिर अपने आप को ज़्यादा ताकतवर दिखाना चाहते हैं। ये एक घटिया सोच है। इस तरह के लोग कभी भी दुनिया को नहीं बचा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिन्हों इन सब बातों को सोचकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है कि वे एक कैमरामैन के कैमरे को ज़ोर से लात मार देता है, जिसे देखने के बाद कैमरामैन कहता है कि हे बच्चे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? तुमने पहले तो उस मोस्टर को बाहर निकाला और तब जाकर उसे मारा, उसकी वीडियो भी बनाई, उसका पूरी तरीके से तमाशा बना दिया। क्या ये मोस्टर को मारना यहाँ पर कोई तमाशा हो चुका है जो तुम ऐसा कर रहे हो? अगर क्या होता कि वह मोस्टर डंजन से बाहर निकलने के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता, बाहर की हवा मिलने के बाद उसका लेवल बढ़ जाता, तो यहाँ के शहर के लोगों को वह पूरी तरीके से ख़त्म कर देता। यहाँ के शहर के लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता। अगर क्या होता वे बिना इन्फॉर्मेशन के ये उस मोस्टर को मारने के लिए आए थे। अगर वह ताकतवर होता तो इन सभी हंटर्स को वह ख़त्म कर देता। और ये जो पीछे खड़े हंटर्स हैं ये तो दूसरे हंटर का सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। क्या मोस्टर को मारना कोई तमाशा हो चुका है जो ये सब ऐसा कर रहे हैं? अगर वह मोस्टर पागल हो जाता तो इन सब हंटर्स को ख़त्म कर देता। ये कोई तमाशा नहीं है। मोस्टरों को इस दुनिया की सेफ्टी के लिए मारा जाता है। तुम्हें पर याद नहीं है कि जिंजोटियो मोस्टर को कैसे मारा गया था? हजारों हंटर्स उसके ऊपर मारे गए थे, लेकिन इस बात की तुम्हें तो कोई भी परवाह नहीं है। तुम जैसे हंटर्स को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे हंटर्स को इस दुनिया की रक्षा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर गोइंचू आती है जो कहने लग जाती है कि हे बच्चे, लगता है कि तुम किसी एकेडमी में पढ़ते हो। तुम्हारी सोच काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं मानती हूँ कि तुम जो भी सोच रहे हो वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सोच है, लेकिन जिस तरह से तुम इस दुनिया को देखते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह दुनिया पूरी तरीके से अलग है। हंटर्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यह लड़की कहना क्या चाहती है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि हे, क्या तुम्हें इस बात का ध्यान है कि हंटर्स क्यों मोस्टर को मारते हैं? शायद तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हंटर्स ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हंटर्स को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। शायद तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम अकेडमी जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और इसके अलावा तुमने उस मोस्टर को भी बाहर निकाला। क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? और इतने गुस्से को देखने के बाद तो वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ चली जाती है और कहने लग जाती है कि हे बच्चे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें ज़्यादा गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पहले सीखना होगा कि हंटर्स किस तरह से बनते हैं, तब जाकर कोई सवाल खड़ा करना। और ये सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गोइंचुए, तुम्हारे अंदर स्किल के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल बेकार घटिया हंटर हो। तुम्हें अपने आप को हंटर कहते हुए शर्म आनी चाहिए। और ये सुनने के बाद लड़की कहती है कि हे लड़के, स्कूल लाइफ और रियल लाइफ है बहुत ज़्यादा अलग होती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें कुछ समय के बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर जिन्हों को एक जगह पर शांत बैठा हुआ देखते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा निराश और हताश होता है और अपने मन में उसी जिंजोटियो मोस्टर की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वह कह रहा होता है कि मैं 42 साल बाद वापस आऊँगा, तब दिखाऊँगा कि तुम्हारे ये हंटर्स मेरे सामने कैसे टिकते हैं। मैं उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसर कर रख दूंगा। और इन सब बातों को सोचने के बाद जिन्हों कहने लग जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब इस दुनिया का कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने सोचा था, यह दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के हंटर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और यहाँ के जो मोस्टर हैं वह भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो 30 साल पहले वाले हंटर्स इनसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। सच में ये दुनिया तो कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। यह बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर इस दुनिया को बदलना है तो मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन किस तरह? मैं किस तरह से ये सब बदल सकता हूँ? आखिरकार कौन है इसमें जो मेरी मदद करेगा? आखिरकार एक बच्चे की बातों पर कौन यकीन करेगा? लेकिन अचानक से उसके दिमाग में कुछ याद आता है और वह कहने लग जाता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया,
मेरी टीम इसमें मदद कर सकती है। लेकिन अभी वो कहाँ पर है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। और इसके अलावा मैं आसपास के लोगों से यह भी नहीं पूछ सकता कि वह लोग अभी कहाँ पर मौजूद है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि कोई रास्ता निकल सके। और अचानक से उसे उस लड़की की बातें याद आती है, जहाँ पर वह लड़की कहती है कि हे लड़के, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हंटर अकेडमी की लाइफ एक रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा टफ है। और जिन वो कहता है कि हाँ, उस बदमाश लड़की ने ऐसा ही कुछ कहा था हंटर अकेडमी के बारे में, और मुझे पता है कि कोई ना कोई हंटर तो ज़रूर होगा उस हंटर अकेडमी में। मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद कोई रास्ता निकल सकता है। और मुझे पता है कि वह हंटर कौन होगा, बेवूशिक। फिर इसके बाद हमें पास सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जिन्नू को देखते हैं, जो अकेडमी का नाम सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है। और उसके सामने वूशिक होता है, जो कहने लग जाता है कि लीडर, मैं अपनी एक अकेडमी खोलना चाहता हूँ। मैं बच्चों को ताकतवर बनाना चाहता हूँ ताकि वे मोस्टरों का सामना कर सके और इस दुनिया को सेफ रख सके। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह दुनिया बचने वाली है या फिर ख़त्म होने वाली है। ये युद्ध तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अगर यह युद्ध थम जाता है तो मैं बच्चों के लिए एक अकेडमी खोलना चाहूँगा और बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा। तुम इसमें मेरी मदद करोगे? और वैसे भी मुझे अपनी अकेडमी का एक शानदार सा नाम रखना है। लीडर, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप कोई नाम रख सकते हैं? और ये सुनने के बाद जिनमें थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें अपनी अकेडमी का कोई सिंपल सा नाम रखना चाहिए। शायद कोई हंटर अकेडमी रख लेना चाहिए, ये सही रहेगा। ये नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यह सुनने के बाद वूशिक कहता है कि अरे ये यार, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि तुम्हें कुछ और सोचना होगा। और हम देखते हैं कि हमें हंटर अकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्नू पहुँच चुका होता है और कह लग जाता है कि उस बदमाश ने यही नाम रखा है। शायद ये सिंपल है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। लेकिन ये अकेडमी तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मैं आखिरकार उसे कहाँ पर ढूँढ सकता हूँ? और हम देखते हैं कि वह उसे ढूँढ ही रहा होता है कि अचानक से उसे आवाज़ आती है कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हो? और ये सुनने के बाद जिन्नू थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर अकेडमी का गार्ड आ चुका होता है, जो उससे कहने लग जाता है कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है। तुम आखिरकार हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनने के बाद जिन्नू कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, दरअसल मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था और उससे मिलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सुनने के बाद गार्ड कहता है कि हे बच्चे, क्या तुम यहाँ पर गोइंचो को देखने के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि गेट पर इंतज़ार करने के अलावा तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। वह तुमसे नहीं मिलने वाली है। और ये सुनने के बाद जिन्नू कहता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर किसी और से मिलने के लिए आया था। उसका नाम बेवूशिक है। मैं बेवूशिक से मिलने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद गार्ड थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम बेवूशिक से मिलने के लिए आए हो? तुम्हारा मतलब है कि तुम चेयरमैन से मिलने के लिए आए हो? और ये सुनने के बाद जिन्नू भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या कहा, चेयरमैन? हाँ हाँ, मैं चेयरमैन से मिलने के लिए आया हूँ। मेरा मिलना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। और ये सुनने के बाद गार्ड कहता है कि आखिरकार तुम चेयरमैन से क्यों मिलना चाहोगे और चेयरमैन तुमसे क्यों मिलना चाहेगा? क्या तुम कोई स्पेशल एडमिशन तो नहीं हो? क्या तुम वही स्टूडेंट तो नहीं हो? और ये सुनने के बाद जिन्नू कहता है कि स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट, ये क्या है? और अपने मन में कहता है कि अभी मुझे नहीं पता है कि यह गार्ड मुझसे क्या कह रहा है और किस तरह की बातें मुझे करनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए जो हो रहा है वही ठीक है, मुझे इसकी बातों पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। और वह कहता है कि हाँ हाँ, मैं स्पेशल एडमिशन हूँ और मुझे चेयरमैन से इस बारे में कुछ बातें भी करनी है। मुझे यह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सुनने के बाद वह गार्ड कहता है कि बच्चे, तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले से ही बता देना चाहिए था, वरना तुम्हें इतना इंतज़ार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें गाइड कर देती हूँ। और हम देखते हैं कि वह गार्ड उसे लेकर जा रहा होता है और जिन्नू उसे देखने के बाद कह रहा होता है कि यह गार्ड मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकता है? शायद इसकी आंखों में मैं दया देखी है या फिर कुछ और भी हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह उस अकेडमी के अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन सामने के नज़ारे को देखने के बाद जिन्नू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और जैसे हम सामने की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर किम जिनवू की बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक पेंटिंग लगी होती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहा होता है। और यह देखने के बाद तो जिन्नू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार यह सब क्या है? और यह सुनने के बाद वह गार्ड कहती है कि हे तुम बच्चे, इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? अकेडमी के अंदर चिल्लाना मना है। और यह सुनने के बाद जिन्नू कहता है कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन जिन्नू को तो काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वह कहता है कि यह कितना ज़्यादा घटिया है, इतनी बड़ी पेंटिंग, इतनी बड़ा फ्रेम, ये सच में कितना ज़्यादा शर्मनाक है। लेकिन जैसे जैसे जिन्नू आगे बढ़ रहा होता है, उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स दीवारों पर टंगी होती है और वह देखने के बाद शर्म आ रही होती है। लेकिन वहाँ पर इसके अलावा जिन्नू की कुछ बातें होती हैं जो जिन्नू ने
कही हुई होती हैं, लेकिन जिन्हों को इन सब बातों पर शर्म आ रही होती है और वह कहने लग जाता है कि ये सब क्या है, आखिरकार ये सब मैंने कब कहा था। पर हम देखते हैं कि वह गार्ड उसे चेयरमैन के ऑफिस के पास लेकर आ जाता है और कहने लग जाता है कि मिस्टर चेयरमैन, ये मैं हूँ मैनेजर पार्क। और ये सुनने के बाद चेयरमैन कहता है कि प्लीज़ कम इन, अंदर आ सकते हो। और ये सुनने के बाद वह गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर लेकर आ जाता है और कहने लग जाता है कि चेयरमैन, यह बच्चा एक स्पेशल ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जो कि आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, ये कुछ बातें आपको बताना चाहता है। और ये सुनने के बाद चेयरमैन कहता है कि क्या एक स्पेशल ट्रांसफ़र स्टूडेंट। और ये सुनने के बाद गार्ड वहाँ से जाते हुए कहता है कि अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैंने जो तुम्हें सिखाया है वह चीज़ का ध्यान रखना और चेयरमैन से बदतमीजी बिल्कुल भी मत करना। और यह कहते ही वह वहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वह चेयरमैन भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जो कि वूशिक होता है और कहने लग जाता है कि स्पेशल ट्रांसफ़र स्टूडेंट, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। आखिरकार बच्चे तुम हो कौन और यहाँ पर किस इरादे से आए हो? अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें इसके लिए सज़ा दी जाएगी, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोच कर बात करना होगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि है वूशिक, तुम कैसे हो मेरे दोस्त। और ये सुनने के बाद तो वूशिक की हवा ही निकल जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और जिन्हों कहता है कि वूशिक, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, तुम तो बिल्कुल बूढ़े बन चुके हो, तुम्हें पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम बूढ़े खूसट लग रहे हो। लेकिन क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा दोस्त वो जिन्वो हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा दोस्त जिन्वो हूँ। और ये सुनने के बाद तो वूशिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फ़ोन लगाने के लिए भागता है और कहने लग जाता है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुमने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? और वह मैनेजर पार्क को कॉल लगाता है और कहने लग जाता है कि मैनेजर पार्क, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर कोई भी तुम्हें झूठ बोलेगा और क्या तुम उसे मेरे पास ले आओगे? ये कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं है, इसने तुमसे झूठ बोला है। अगर कोई अगली बार आता है तो तुम्हें उसके लिए जांच करनी होगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन जिन्हों कहता है कि हे ज़रा सुनो तो, क्या तुम्हें मैं मुझे भूल गए? क्या तुम्हें सुनियांग याद है? और ये सुनने के बाद तो चेयरमैन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, ये टीम 3 की एक हंटर थी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तुम इसके पीछे पड़े हुए थे और इसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था और तुम बहुत ज़्यादा रोए थे, ये सच में काम करा था। और ये सुनने के बाद चेयरमैन जिन्हों की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ भागता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो? और जिन्हों कह रहा होता है कि ज़रा देखो अपने आप को, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह उस दिन रो रहे थे। और हम देखते हैं कि चेयरमैन जिन्हों की गर्दन को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, मुझे इसके बारे में बताओ। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ओह, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम अब मेरी गिरेबान पकड़ने लगे। आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम अपनी लीडर की गिरेबान पकड़ो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उसने यह शब्द काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहे हुए होते हैं और जिसे सुनने के बाद तो वह लीडर की भी फटकर हाथ में आ जाती है। और जिन्हों कहने लग जाता है कि वूशिक, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मास्टरों के सामने और लोगों के सामने अपने गुस्से को ज़रा कंट्रोल में रखा करो। तुम्हें किसके सामने किस तरह की बातें करना चाहिए, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ये तुम्हें गलत जगह पर ले जा सकता है। और ये सुनने के बाद तो चेयरमैन डर जाता है और कहता है कि लीडर किम जिनवो, क्या ये आप हैं? फिर इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किसी को चिल्लाते हुए देखते हैं कि हे, तुम यह क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी होता है जिसने एक लड़की को पकड़ रखा होता है और उसकी गर्दन पर खंजर होता है और वह आदमी कह रहा होता है कि पीछे रहो, मेरे पास भी मत आना, नहीं तो मैं इस लड़की की गर्दन काट दूंगा। अगर मेरे पास आए तो मैं इस लड़की की गर्दन काट दूंगा। मैंने तुम्हें जो भी कहा है उस डिमांड को पहले पूरा करो, नहीं तो ये लड़की आज नहीं बचने वाली। मुझे जल्द से जल्द एंटीबायोटिक फूड चाहिए, जल्दी करो। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जिन्नू आ जाता है जो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और ये सुनने के बाद एक हंटर कहता है कि लीडर, क्या आप यहाँ पर आ गए? ज़रा इसको देखो, ये यहाँ पर आकर धमकी दे रहा है और इसने कहा है कि इसे फूड चाहिए, एंटीबायोटिक फूड। और इसने बताया है कि ये कैंप 7 से आया है और इसकी बहन एक डिसीज़ से परेशान है, उसे एक बीमारी लग चुकी है जिसके लिए इसे एंटीबायोटिक फूड चाहिए, नहीं तो इसकी बहन मारी जाएगी। और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ये इस लड़की को ख़त्म कर देगा, हमें जल्दी करनी होगी लीडर। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ओह, तो ऐसी बात है क्या? और हम देखते हैं कि जिन्हों आगे बढ़ने लग जाता है और ये देखने के बाद हंटर कहता है कि लीडर आप क्या कर रहे हैं? और जिन्हों कहता है कि मैं ठीक हूँ और वह आगे बढ़ रहा होता है
जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को मार डालूँगा, पीछे ही रहो, आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि जिन्हों नहीं रुकता, वह आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इस लड़की की परवाह नहीं है? अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इस लड़की को ख़त्म कर दूँगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो इस लड़के को ख़त्म कर दूँगा। मुझे एंटीबायोटिक फूड जल्द से जल्द चाहिए, मुझे अपनी बहन को बचाना है। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तुम्हारा दिल चाहे तो इस लड़की को मार दो, मुझे परवाह नहीं है, चाहे तो इसे मार दो। और ये सुनने के बाद तो वह लड़की और उस आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि हमारा मेन कैरेक्टर कह क्या रहा है। और वह कहता है कि हे तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं सच में इस लड़की को मार दूँ? और ये सुनने के बाद जिनको कहता है कि हाँ, तुम चाहो तो इस लड़की को मार दो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर तो आसपास मॉन्स्टर घूम रहे हैं, किसी भी लड़की का अचानक से मर जाना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसे जल्दी करो और जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और ये सुनने के बाद जिन वो कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? और वैसे भी तुम्हारी बहन को एक बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी लगी है, अगर हमने एंटीबायोटिक दवा नहीं दी तो तुम्हारी बहन मर जाएगी, अगर नहीं दी तो तुम इस लड़की को मार दोगे, तो जल्दी करो, इस लड़की को ख़त्म करो और अपने एंटीबायोटिक फूड ले लो ताकि तुम्हारी बहन को बचाया जा सके। और ये सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जिनको कहने लग जाता है कि जब तुम्हारी बहन मरने ही वाली है, तुम्हें किसी की जान लेने का कोई भी हक नहीं है, तुम उन मॉन्स्टर से भी बदतर हो जो अपनों के लिए दूसरों की जान लेता है। चाहे तुम्हारी बहन मर ही क्यों ना जाए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें किसी की जान लेने का कोई भी हक नहीं है। अगर तुम किसी को मारने का इरादा कर लेते हो, या फिर कोई मॉन्स्टर हो या फिर कोई इंसान अगर मारने का इरादा है, तो तुम्हें अपनी प्लानिंग को पूरी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और वैसे भी जब तुम्हारी बहन मरने ही वाली है तो तुम्हें इस लड़की को जल्द से जल्द मार देना चाहिए। अगर तुमने इस लड़की को नहीं मारा तो मैं तुम्हारी प्यारी सी बहन को तुम्हारी आंखों के आगे मार डालूंगा। और यह सुनने के बाद तो वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वह उस लड़की को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, और एक ज़ोरदार हमला जिन्हों के ऊपर कर देता है। पर हम देखते हैं कि जिन्हों उस हमले से बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और वह उस आदमी के हाथ को पकड़ता है और बड़ी तेज़ी के साथ उसे हवा में उछाल देता है, जिससे उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह हवा में अचानक से कैसे आ गया। और हम देखते हैं कि जिन्हों बड़ी तेज़ी के साथ उस आदमी को ज़मीन पर पटक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, पर इतनी भी नहीं कि वह मर जाए। और हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, और लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने की। और हम देखते हैं कि वह जिन्हों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला करता है, पर हम देखते हैं कि जिन्हों के पास भी एक स्किल होती है, वह अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी स्किल के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और हम देखते हैं कि वह उस आदमी के हाथों में एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और अपनी फिंगर को उसके माथे पर कर लेता है। और हम देखते हैं कि वह अपने फिंगर के अंदर एक पावर को इकट्ठा करता है और बड़ी तेज़ी के साथ उस आदमी के मार देता है, जिससे वह आदमी दूर उड़ता हुआ एक दीवार से जाकर टकराता है। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है, जिससे उस आदमी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एक तरह से वह पूरी तरीके से अधमरा हो चुका होता है, अब उठने के लायक नहीं होता है। फिर इसके बाद जिन्हों अपने पास एक हंटर को बुलाता है और उससे कहने लग जाता है कि ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसकी बहन को एंटीबायोटिक दवाई चाहिए, तो तुम्हें इसकी बहन को फिर से पहले ढूंढना है और उसे एंटीबायोटिक दवाई देनी है ताकि उसकी जान बचाई जा सके, और वह अभी ज़्यादा दूर नहीं होगी, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। और यह सुनने के बाद वह हंटर थोड़ा सा डरते हुए कहता है कि एक मिनट रुको ज़रा, क्या उसने नहीं कहा था कि उसे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी, अगर हम उसके पास भी गए तो हमें यह बीमारी हो सकती है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तुम्हें ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वह कैंप 7 से आया है जो कि 100 किलोमीटर दूर है, और एक हफ्ते के अंदर अब तक तो इस इंसान की मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये इंसान अभी तक मरा नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी बहन को कोई भी बीमार नहीं है, तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, तो जल्दी करो, उसे जल्द से जल्द ढूंढो। और ये सुनने के बाद वह हंटर कहता है कि ठीक है लीडर, मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। और वह अपने पास दूसरे हंटर को बुलाता है और कहता है कि इसे जिनियों के पास ले जाओ, सबसे पहले इसे अगर होश आ जाए तो इसे खाना खिलाना और इसे हमारी ट्रेनिंग कैंप में शामिल कर देना। और हम देखते हैं कि यह सब बातों को करके जिन्हों वहाँ से जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि
आखिरकार तुम हमारे ट्रेनिंग कैंप में कुछ तो काम आ पाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा सही है। फिर इसके बाद हम अचानक से उस वूशिक को देखते हैं और हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, जहाँ पर वह कहता है कि क्या आप हमारे लीडर हो? क्या सच में आप हमारे लीडर हो? और जिन्हों ये सब बातें उसे बता रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि हाँ, क्या तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, ये सही है। जब मैं जागा था तो मुझे भी अपनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अपनी सिचुएशन को देखने के बावजूद भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है। और यह सुनने के बाद वो उसे सोचने लग जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। और जिन्हों कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें अपने लीडर की बातों पर भी भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ? और ये सुनने के बाद वो कहता है कि नहीं लीडर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल मैंने किसी भी मरते हुए आदमी को ज़िंदा होते हुए कभी भी नहीं देखा है, तो ये करना थोड़ा-सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पिछले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि जिन्हों की बातों का मुश्किल पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता, वह विश्वास ही नहीं कर रहा होता। लेकिन जिन्हों कहने लग जाता है कि शायद तुम्हें उसके बारे में बता देना चाहिए कि तुमने किस तरह से टी7 में बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया था, और ये बात मैंने टीम के किसी भी मेंबर को नहीं बताई थी। और यह सुनने के बाद वो उसी जिन्हों को एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गार्ड बड़ी तेजी के साथ भाग रहा होता है और उसे वुशी की बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर वुशी गुस्से के साथ कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी भी बच्चे को ऐसे बिना किसी जांच के अंदर कैसे आने दे सकते हो? और ये सुनने के बाद गार्ड कहता है कि यह मैंने क्या गलती की थी? वह बच्चा था इसलिए मैंने उसे जाने दिया था, और वैसे भी उसने कहा था कि वह वुशी को जानता है और उससे कोई ज़रूरी बात करनी है, और उसने कहा था कि वह एक स्पेशल टर्म्स का स्टूडेंट है। शायद मैंने इसकी वजह से उसे चेयरमैन को मिलने दिया था, लेकिन वह बच्चा तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझे इसके लिए माफ़ी मांगनी होगी। और हम देखते हैं कि वह चेयरमैन के ऑफिस के पास आकर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि अब पछतावा करने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे सीधे जाकर चेयरमैन से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये एक मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि चेयरमैन, मैं मैनेजर पार्क। और जैसे वह अंदर देखता है, हम देखते हैं कि जिन्हों वो शिक से दंड लगवा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें 100 दंड मारने हैं और जल्दी करो, फोकस करो। और ये सब देखने के बाद वह गार्ड थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है और धीरे धीरे दरवाज़ा बंद कर रहा होता है। जिन्हों कह रहा होता है कि जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। और धीरे धीरे से वह गार्ड दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों का काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और वह कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि अब मुझे माफ़ कर देना, वह काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक हादसा था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, मुझे माफ़ कर देना। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि खैर छोड़े, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी यह दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, मैंने बहुत कुछ देखा है। और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि हाँ लीडर, आपने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी आप तो अचानक से जन्म लिए हैं, जिसकी वजह से आप तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे इस दुनिया को देखने के बाद। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ, तुम्हें बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया को देखने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, और आज का हादसा जो देखा था वह बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था। शहर के बीचों बीच एक मॉन्स्टर को मारा जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि क्या हादसा? अरे हाँ, मुझे याद आया, हॉस्पिटल के पास एक मॉन्स्टर को मारा गया था, शायद आप उसी की ही बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि लीडर, आप इन सब चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन जिस तरह की ये दुनिया है अब वैसे बिल्कुल भी नहीं रही है। लीडर, आप जानते ही हैं, जब से आपने घिंगोटिया मॉन्स्टर को मारा है तब से यह दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। यह एक शांतिपूर्ण दुनिया बन चुकी है। यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर पैदा होते हैं वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उन्हें कोई भी हंटर बड़ी आसानी के साथ हरा सकता है, जिसकी वजह से हंटरों की कुशलता बाहर नहीं निकल पाई है, और इसकी वजह से इन सब का तमाशा बन चुका है। ज़्यादातर हंटर अपने आप को साबित करने के लिए या फिर अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए अपने स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, वे अपनी ताकत को बढ़ाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इन सब के पीछे यहाँ की सरकार का हाथ है, जो कि इन सब कुछ चीज़ों को करवाती है। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तो तुम ऐसा कैसे करने दे सकते हो, ये दुनिया की सेफ्टी का सवाल है, तुम ऐसा नहीं करने दे सकते। और ये सुनने के बाद उसे कहता है कि लीडर, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बातों को पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन जैसा है वैसा दिखता नहीं है। दरअसल ये जो हंटर्स हैं ये एक तरह से नहीं चलते हैं, इनको चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसको चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है, और यह
है बहुत सारे एड्स, बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे हंटर्स को पैसा जाता है, सरकार को पैसा जाता है और सरकार इन्हीं चीज़ों से पैसा कमाती है। अगर सही तरीके से कहा जाए तो ये कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे की मदद करती है, जिसकी वजह से ये हंटर्स को कंट्रोल कर पाती है और हंटर्स इनके बिना कुछ भी नहीं है, वे एक कचरा हैं। और इसके अलावा हंटर्स का इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फेम है, जिसकी वजह से हंटर्स बहुत ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाते हैं और इनके स्किल की मदद से ये बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। तो इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और इसी वजह से ये अपनी ताकत को कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। और ये सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, हम सब कुछ बदल सकते हैं और वैसे भी तुम हंटर एकेडमी के चेयरमैन हो, तुम अब बच्चों को बनाओ, उन्हें ताकतवर एजुकेशन दो ताकि वे आगे बढ़ सकें और एक अच्छा फ्यूचर बना सके इस दुनिया के लिए। और यह सुनने के बाद वुशी कहता है कि लीडर, आप मेरी बात को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इन हंटर्स को कंट्रोल नहीं करता बल्कि प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट करती है। उनके बिना फैसला लेना नामुमकिन है। अगर मैंने फैसला लेने की कोशिश भी की तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरी बस की बात नहीं है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि खैर छोड़ो, इस मामले में हमारे मेंबर्स मदद कर सकते हैं, अभी मेरी टीम मेंबर्स कहाँ पर मौजूद हैं। और यह सुनने के बाद वुशिक बताता है कि आपके सभी टीम मेंबर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और तरह तरह की जगह जगह पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप इस दुनिया के अंदर पैदा हो चुके हैं। अगर ये बात मैंने किसी भी मेंबर को बताई तो वह इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। और यह सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम भी यही फील करते हो। और ये सुनने के बाद वुशिक कहता है कि नहीं लीडर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरे बारे में जानते हैं और आपने बिल्कुल प्रूफ दे दिया है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों को। अगर ये बात दूसरे मेंबर्स को पता लगी तो शायद वे इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे। और यह सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि धत्ते की सब कुछ गड़बड़ हो गया। और यह सुनने के बाद वुशिक बताता है कि लीडर, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और वैसे भी दुनिया बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी है। यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर होते हैं वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उन्हें कोई भी हंटर बड़ी आसानी के साथ हरा सकता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा खतरा नहीं है जिसकी वजह से हंटर्स को ताकतवर बनने की ज़रूरत है। तो आपको इस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वुशिक अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी आप जवान हैं, आपको दूसरा मौका दिया गया है, आप एक अपने लिए अच्छी लाइफ चुन सकते हैं। और ये सुनने के बाद जिनको कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता था लेकिन घिंगोटिया मॉन्स्टर अब जिंदा होने वाला है। और यह सुनने के बाद तो वुशिक की हवाई निकल जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वह कहता है कि लीडर आपने अभी क्या कहा। और जिनको कहता है कि तुमने सुना नहीं, घुंघोटिया मॉन्स्टर जिंदा होने वाला है। और यह सुनने के बाद तो वुशिक की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लीडर, आप क्या कह रहे हैं, आपने उसे अपने हाथों से मारा था लेकिन इसके बावजूद भी वह ज़िंदा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, वह ज़िंदा नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी इस बात पर यकीन करना नहीं चाहता लेकिन यही सच है। जब मैं मरा था तो मेरी आंखें बंद थी और मैं एक अलग ही जगह पर मौजूद था जहां पर मुझे घिंगोटिया मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने कहा था कि वह 42 साल बाद वापस आएगा और सभी हंटर्स को मारकर इस दुनिया को तबाह करके रख देगा। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है उन सब पर यकीन करना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। और यह सुनने के बाद वुशिक कहता है कि लीडर, आप गलत सुना होगा, लीडर आपने गलत सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता, घिंगोटिया मॉन्स्टर जिंदा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, आपने ज़रूर कुछ गलत सुना होगा। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, 42 साल बाद एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है तो घिंगोटिया मॉन्स्टर कैसे वापस नहीं आ सकता? क्या तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो? मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें ये सब बातें बता रहा हूँ, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, तुम्हें कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वुशिक घबराते हुए कहता है कि लीडर रुको जरा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कुछ और कहना चाहता था। और आखिरकार आपके दिमाग में चल क्या रहा है? और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तो तुम अभी तक मेरी बातों को नहीं समझे, मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊंगा और उस घिंगोटिया मॉन्स्टर को रोकूंगा। और ये सुनने के बाद वुशिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लीडर, आप ये कैसे कर सकते हैं, आप तो अभी बच्चे हैं और इस तरीके के साथ ये कैसे कर सकते हैं? और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि मैंने अपने आप को बहुत बार संभाला है तो इस बार भी अपने आप को संभाल सकता हूँ और अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। और इसके अलावा मैं जो तुमसे बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि
मुझे अपने वेपन्स चाहिए। मैं वेपन्स का प्रबंध नहीं कर सकता हूँ, बाकी चीज़ों का मैं प्रबंध कर लूँगा, लेकिन मुझे मेरे वेपन्स चाहिए, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और यह सुनने के बाद वुश कहता है कि आपके वेपन्स लीडर, वह मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वे अभी एसोसिएशन मैनेजमेंट के पास है, जो कि संभाल कर रखे गए हैं। उन्हें उन्हें देखना भी किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। उनका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तरह से कहा जाए तो आपके ही वेपन आपको ही नहीं मिल सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइवेट तरीके से रखा गया है, और इन वेपन्स को जिसकी देख रेख में रखा गया है वे एसोसिएशन मैनेजमेंट का डायरेक्टर सिकोडू है। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या सुकुडू, वह तो मेरा बहुत ज़्यादा वफादार है, वह बहुत ज़्यादा छोटा था, मेरे टीम का एक बहुत ज़्यादा शानदार मेंबर, वह मेरा नाम लेते ही उस सबको दे देगा। और यह सुनने के बाद वुशिक बताता है कि लीडर, आप अभी गलत समझ रहे हैं। सिकुडो अब ऐसा नहीं रहा है जैसा आप उसे देखते हैं, वह बहुत ज़्यादा बदल गया है। और जिन लोगों के साथ अभी वह जुड़ा हुआ है वह लोग हैं जो आपके आने की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। और ये सुनने के बाद जिनको कहता है कि तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई रास्ता है। और यह सुनने के बाद वुशिक बताता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस डायरेक्टर सिक्योरियो की एक डॉटर है जो कि हंटर एकेडमी में पढ़ती है, और वह डायरेक्टर अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वह उसकी सारी की सारी बातों को मानता भी है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि अगर हमें सिक्योरियो से बात करनी है तो सबसे पहले उसकी बेटी से बात करनी होगी, तभी जाकर ऐसा हो सकता है। और यह सुनने के बाद वुशिक कहता है कि लीडर, मुझे नहीं पता कि आप यह सब कैसे करने वाले हैं, लेकिन आपको यह करना ही होगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तो उस डायरेक्टर की बेटी का नाम बताओ, मुझे उसके बारे में जानना है। और यह सुनने के बाद वुशिक बताता है कि अब लीडर, आप उसको जानते होंगे, अभी शहर में जो हादसा हुआ था हॉस्पिटल के पास, वे वहाँ पर ही मौजूद थी। वे एक हंटर है और आपने उसे ज़रूर देखा होगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। और वुशिक बताता है कि उसका नाम गोइंच है। मैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि क्या वह डायरेक्टर सिक्योरिटी की बेटे गोइंच है, मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये वही लड़की है। और यह सुनने के बाद वुशिक कहता है कि हाँ लीडर, क्या कोई गड़बड़ है। और यह सुनने के बाद जिन्हों बताता है कि हाँ, जब वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था तो मॉन्स्टर को मारने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और इसलिए मैंने गोइंचे को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना दी थी। अब तक तो वह मौत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी। और यह सुनने के बाद वुशिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लीडर, क्या आपने उन लोगों को मारा पीटा तो नहीं, क्या आपने उन्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि अरे नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उस दिन मेरा दिमाग फिर गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, और शायद इसी वजह से मैंने उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना दी। ओ मैं क्या करूं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, लाओ मुझे वो दो। और यह सुनने के बाद वुशिक थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि लीडर, आपको कुछ चाहिए। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ, मुझे अपनी हंटर एकेडमी का एडमिशन फॉर्म दो। और ये सुनने के बाद वुशिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लीडर, आपने क्या कहा, एडमिशन फॉर्म। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ, मुझे अपनी हंटर एकेडमी का एडमिशन फॉर्म दो ताकि मैं इसमें एडमिशन ले सकूं। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि मेरे सारे के सारे हथियार एसोसिएशन मैनेजमेंट के पास है, और उसका डायरेक्टर सिक्योडो है। अगर हमने सिक्योडो से बात करनी है तो सबसे पहले उसकी प्यारी सी बेटी गोइंचे से बात करनी होगी, जिसका हमने दिल दुखा दिया है, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर वुशिक तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो तुम मुझे बता सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सुनने के बाद वुशिक हैरान होकर कहता है कि लेकिन फिर भी लीडर, आपकी उम्र के हिसाब से एडमिशन फॉर्म। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि उम्र उम्र से तुम्हारा क्या लेना देना है। और ये सुनने के बाद वुशिक बताता है कि अगर आप जिंदा होते तो अभी तक आपकी उम्र 100 साल की हो चुकी होती, और आप इस उम्र में बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, अपने दोस्त बनाना चाहते हैं, और मेरी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, अगर आप जिंदा होते तो आपके पोता पोती होते, लेकिन इस मामले में आपको यह नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी एकेडमी में दोस्त बनाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, बल्कि अपना काम करने के लिए आ रहा हूँ। मुझे अपने हथियार चाहिए, और इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें यह करना ही होगा। और यह सुनने के बाद वुशिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि लीडर, आप बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। और यह सुनने के बाद जिन्हों खुश होकर कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं जिंदा मर गया था। और यह सब सुनने के बाद
वुशे कहता है कि मैं समझ गया लीडर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे मान ले तो मैं आपको एडमिशन फॉर्म दे सकता हूँ। यहाँ के बच्चे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, प्लीज़ उन्हें मारना पीटना मत। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ठीक है, मैं कोई बुली बॉय हूँ जो बच्चों को मारने लगूंगा। और ये सुनने के बाद वुशे कहता है कि हाँ, लेकिन फिर भी वे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें मारना पीटना मत। अगर आपने उन्हें मारा तो वे मर जाएंगे। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगा और उन्हें नहीं नहीं पीटूंगा। यह सुनने के बाद वुशे कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप बिल्कुल सच कह रहे हैं? आप उन्हें मारेंगे तो नहीं? क्योंकि यहाँ के लड़के बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, अगर आप उसी तरह से मारेंगे जिस तरह से आप पहले मारते थे तो वे बच्चे मर जाएंगे। और ये सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप चिल्लाना बंद करो, मैंने कहा ना मैंने उन्हें नहीं मारूंगा, तो चुप हो जाओ, अब मैं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम हंटर एकेडमी को देखते हैं। और उसके बाद हम फर्स्ट ईयर क्लास को देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हों आ चुका होता है और वह अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि आज मेरा पहला दिन है, लेकिन अंदर जाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन मुझे अंदर जाना ही होगा क्योंकि इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता और इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और वैसे भी भूषण ने मुझे कहा है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर आराम से बैठा रहूँगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोफाइल को लो रखना है, ये सही रहेगा। लेकिन जैसे वो जिन्हों अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, अचानक से उसे आवाज़ आती है कि हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि ये एक खूबसूरत सी लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि तुम वहाँ पर दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें अंदर नहीं जाना तो साइड हट जाओ। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाने ही वाला था। और यह सुनने के बाद वह लड़की जिन्हों को घूर घूर कर देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये कोई इत्तेफाक है या फिर तुम कल वाले ही कुत्ते हो। और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और वह लड़की अंदर जाते हुए कहने लग जाती है कि मैंने सोचा था कि आज एक स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है, लेकिन वह तुम हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम तो कल वाले कुत्ते हो। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा? और वह लड़की कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है, मैं बस अंदर जा रही हूँ। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो, और वैसे भी तुमने मुझे कल वाला कुत्ता क्यों कहा है? लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी नहीं सुनती और चली जाती है। और यह देखने के बाद जिन्हों कहता है कि इस लड़की ने तो अपनी सिर्फ बात ही रखी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है, सच में ये कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग है। सच में आजकल के बच्चों में तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और हम देखते हैं कि जैसे जिन्हों अंदर घुसता है वह साइड में देखता है और उसे देखने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वह उसे जानते हैं, और जानते क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने कल सड़क पर होकर बहुत ज़्यादा हंगामा किया था। और इन सब को देखने के बाद जिन्हों भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ये सारे के सारे बच्चे मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्या ये सब मुझे जानते हैं? और वैसे भी मैं तो कल ही एडमिशन लेकर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद तो ये ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे बरसों से जानते हैं। सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन मुझे इन सबको इग्नोर करना चाहिए था। मुझे लगा था कि हंटर एकेडमी में कुछ खास होगा, यहाँ पर सारे बच्चे अपने हथियार ले लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ नॉर्मल और नाजुक बच्चे हैं जो कि पढ़ने के लिए आए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई स्कूल में आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही जिन्हों आगे बढ़ रहा होता है वह कहने लग जाता है कि मेरी सीट कहाँ पर मौजूद है। और जैसे वह साइड में देखता है, एक बेंच के ऊपर फूलों का गुलदस्ता रखा होता है। और यह देखने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि यह फूलों का गुलदस्ता यहाँ पर किसने रख दिया है? कि हंटर अकेडमी में कोई भी बच्चा आता है तो उसे फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है। ये कितना ज़्यादा बेकार रस्म है। ओह, मैं समझ गया, ये तो उस गधे ने किया होगा मेरे स्वागत के लिए। वह कितना ज़्यादा बचपना करता है, लेकिन अब मैं इस फूलों के गुलदस्ते का क्या करूँ? इसे तो मैं खा भी नहीं सकता, ये तो पैसों की बर्बादी है। इससे अच्छा तो वह खाना रख देता, कम से कम मैं उसे खा तो लेता। लेकिन अचानक से जिन्हों को किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बुली बॉय आ चुका होता है जो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये सारे के सारे टीचर मुझे ऐसे क्यों देखते हैं कि जैसे इनके स्कूल में सारी प्रॉब्लम मैंने ही खड़ी की है। ओह, सुबह सुबह स्कूल आना कितना ज़्यादा बेकार है, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस बदमाश लड़की की आवाज़ सुनने के बाद सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपने सरों को नीचे झुका लेते हैं। लेकिन जिन्हों उस बदमाश लड़के को ही देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये इस स्कूल का बदमाश ये है, मुझे यकीन नहीं होता, ये कितना ज़्यादा घटिया लड़का है, अगर इसे मारूं तो इसे सबक सिखा सकता हूं। लेकिन वुशे ने कहा है कि मुझे सबको इग्नोर करने की ज़रूरत है, मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं कि जिन्हों उस लड़के को इग्नोर कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भी भागता है और उस लड़के के साथ भी यही होता है। वह चिन्हू के पास आ जाता है और कहता है कि ए, क्या मैं तुम्हें
जानता हूँ। अरे हाँ, तुम तो वही कल वाले कुत्ते हो ना। और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा-सा चौंक जाता है और वह लड़का कहने लग जाता है कि तुमने तो कल गोइंचो को बहुत बातें सुना दी थी और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट हो और ये सही है ना? और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि ओह! तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तुम तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ये सब कर दिया। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या सोशल मीडिया, इसका क्या मतलब है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। इसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे मैं फेमस हो गया हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़का जिन्हों को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहने लग जाता है कि तुमने तो कल गोइंचो को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हंटर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आ गए। ये कितना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। और ये सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये घटिया लड़का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और वह लड़का हाथ मिलाते हुए कहता है कि नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी क्या तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम है जूशियोक। और ये सुनने के बाद जिनू के मन में वुशी की बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ पर वुशी कहता है कि प्लीज़ किसी बच्चे को परेशान मत करना, वह तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम थोड़ा बहुत सहन कर लेना। और ये सब सोचने के बाद जिनू भी हाथ मिला लेता है और कहने लग जाता है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम किम जिनू है। और ये सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा किम जिनू? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा ये नाम क्या सोच कर रखा था? वह सच में काफ़ी ज़्यादा घटिया हैं। तुम्हारा नाम ये सोच कर रखा होगा कि तुम किम जुनू की तरह ताकतवर बन पाओगे, लेकिन वह एक शानदार हंटर है, तुम उसकी तरह कभी भी नहीं बन पाओगे। शायद तुम्हारे माँ बाप को यह बात पता होनी चाहिए थी। और ये सुनने के बाद तो जिन्हू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि रुको जरा, सब्र करो, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़का तो मानता ही नहीं है और कहने लग जाता है कि हे जरा मुझे बताओ कि तुमने तो गोइंचे को काफ़ी ज़्यादा करीब से देखा होगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा चौंक जाता है और वह लड़का कहता है कि घूर घूर का क्या देख रहा है, मैंने तो उसे कहा है कि गोइंचे के बारे में कुछ बताओ। वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, उसका फेस इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है और मैंने सुना है कि उसका दादाजी डायरेक्टर है, इसी वजह से उसमें इतना ज़्यादा एटीट्यूड है। और वैसे वह मेरी एक बीवी बन सकती थी, लेकिन रुको, नहीं ऐसा नहीं है, उसकी आंखें थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं, अगर वह उसे फिक्स करा ले तो शायद बात बन सकती है, मैं उसे अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद अचानक से उन्हें आवाज़ आती है कि ये ख़त्म हुआ, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश मत करो, वह ठीक है। और ये सुनने के बाद वह थोड़ा सा चौंक जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़की आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि हे तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तुम दोबारा से आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि ज़रा अपने फेस को तो आईने में देख लो, तुम जितने ज़्यादा घटिया दिखते हो, तुम्हारी शक्ल तो सुअर जैसी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम दूसरों से अपनी शक्ल को कंपेयर कर रहे हो। और ये सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे लड़की, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम्हें अपनी हद में रहने की ज़रूरत है, अगर तुम हद से बाहर निकली तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हद में रहने से तुम्हारा क्या मतलब है, हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि ओह तो ऐसी बात है क्या, तुम मुझे अपने आप से कंपेयर कर रही हो, मैं बी क्लास से हूँ और मैं ही तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और ये सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि ओह तुम तो बी क्लास से हो, लेकिन तुमने अपनी घटियापंती की वजह से अपने सारे के सारे पॉइंट्स गंवा दिए, जिसकी वजह से तुम्हें ई क्लास में भेज दिया गया है। और इसके अलावा तुम्हारे कनेक्शन अच्छे हैं, नहीं तो तुम नहीं बचते, तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता, तुम तो एक हंटर बनने के लायक भी नहीं हो। और ये सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की। और हम देखते हैं कि वह उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मार रहा होता है और यह देखने के बाद वह लड़की भी थोड़ी बहुत डर जाती है, लेकिन वहाँ से नहीं हटती है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़का दूर जाकर किसी और जगह पर पड़ा होता है और वह अचानक से उस लड़के को समझ नहीं आता कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। और वह कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये किसने किया है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे लड़के ये
यह देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यह सब कारनामा हमारे मेन कैरेक्टर जिन्हों ने किया होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि है जिन्हों, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की, क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है, तूने आखिरकार मुझे लात क्यों मारी। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या तुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्या मैं तुझे दोबारा से करके दिखाऊँ। हाँ, तू तो कितना ज़्यादा घटिया बेकार है, इसके बावजूद भी तू मुझसे बकवास कर रहा है और वैसे भी तूने आज अपनी मौत को बुलावा दिया है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और यह सुनने के बाद तो वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्हों हंसते हुए कहता है कि सच में ये कितना ज़्यादा बेकार और घटिया है और इसकी शक्ल तो देखो कितनी ज़्यादा घटिया है। और वह उससे कहने लग जाता है कि हे पंख, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तूने दोबारा से उस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं तुझे मार डालूंगा। और यह सुनने के बाद जूसो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की, तू आज मुझसे नहीं बचेगा कमीने। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार मुक्का जिनसो को मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिनसो को उनसे बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और कहने लग जाता है कि जरा देखो, इसे तो मुक्का मारना भी नहीं आता, इसने अपना पूरा जगह खुली छोड़ रखी है, इसे तो मैं बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक मुक्का मारने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है जो कहने लग जाती है कि हे बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। और यह सुनने के बाद दोनों ही एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन जोसो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि यह टीचर यहाँ से आ गई, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और वह जिनू से कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तू अपनी किस्मत की वजह से यहाँ पर से बच गया, लेकिन तू अभी बचा नहीं है, तेरी तो अभी पूरी स्कूल लाइफ बची है, मैं तेरी पूरी स्कूल लाइफ के साथ एक मेमोरीज बनाना चाहता हूँ, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या होगा। फिर इसके बाद हमें वुशिक को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहने लग जाता है कि तूने मेरे स्कूल में पहली बार एडमिशन लिया और पहले दिन ही झगड़ा कर लिया। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि अब मैं इसमें क्या करूं, मैंने तो अपने आप को रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह लड़का ही नहीं माना। और ये सुनने के बाद वुशिक बताता है कि तुमने उसे लड़के को नहीं मारना चाहिए था, वह बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला लड़का है, उसने ना जाने बहुत सारे लड़कों को मारा है और इसके बावजूद भी उसका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। और वुशिक बताने लग जाता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि वह लड़का एक पावरफुल आदमी का बेटा है, वह कोरिया के मैगजीन ब्यूरो का मिनिस्टर का बेटा है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि क्या एक मंत्री का बेटा, और वह बताने लग जाता है कि हाँ, वह एक बहुत बड़े मंत्री का बेटा है और इसी वजह से वह परेशानी खड़ी करता है, उसने ना जाने कितने बच्चों को मारा है, कितने बच्चों के हाथ तोड़ दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी उसकी न्यूज़ नहीं छापता है और न ही उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट करता है। सब उसके पावरफुल मिनिस्टर बाप की वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है और वह अपने बाप के पावर के ऊपर इतना ज़्यादा उछलता है। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, वह अपने बाप की वजह से इतना ज़्यादा बिगड़ गया है। और ये सुनने के बाद वुशिक कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब उसके बाप की वजह से है। हमारे स्कूल में ना जाने कितने लड़के हैं और कितने लड़कों में तुम्हें सिर्फ वही लड़का मिला था जिससे तुम्हें झगड़ा करना था। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि अब इसमें मेरी क्या गलती है। और हम देखते हैं कि जिन्हों वहाँ से जा रहा होता है और वुशिक चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी बात ध्यान रखना, अगर वह दोबारा मिले, अगर परेशानी खड़ी करने की कोशिश करे तो उससे पंगा मत लेना, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाता है और जैसे आगे बढ़ता है वहाँ पर वह लड़की आ चुकी होती है जो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यह सुनने के बाद जिनसो के तो काफ़ी ज़्यादा होश उड़ जाते हैं और वह कहता है कि ओ तुमने तो मुझे डरा दिया, लेकिन जिन्हों कहता है कि पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये सुनने के बाद वह लड़की बताती है कि मैं यहाँ पर तुमसे जोसुक के बारे में बात करने के लिए आई थी, वह एक मिनिस्टर का बेटा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उससे पंगा लिया, वह बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है। और यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, वह कमीना इंसान है और मुझे इस जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उससे पंगा क्यों लिया जबकि वह तुम्हारे बारे में बात भी नहीं कर रहा था। और वह तो बस गोइंचो के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वह तुम्हारी क्या ही लगती है। लेकिन अचानक से वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ तो यह बिल्कुल मुझे गोइंचो की तरह दिखाई देती है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वही है। और वह उसके नाम को देखता है जहाँ पर उसका गो आह्युन होता है। और यह देखने के बाद जिन वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और कहता है कि एक एक मिनट रुको जरा, तुम तो गोइंचो की छोटी बहन हो ना। और ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि हाँ। और ये देखने के बाद जिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि वाह मेरी क्या किस्मत है, और उसकी जगह उसकी छोटी बहन मिल गई, अब उससे बात करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा उस डायरेक्टर के पास पहुँच सकता हूँ और अपने हथियार ले सकता हूँ। और वह लड़की कहने लग जाती है कि लेकिन हम
सगी बहन नहीं है। और यह सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा सा शौक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। और वह लड़की बताती है कि हम दोनों अलग अलग माँ से पैदा हुई हैं और इसके अलावा मुझे मेरी फैमिली से भी निकाल दिया गया है और एक तरह से कहा जाए तो मैं उनके लिए अजनबी हूँ। और ये सुनने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन तुम्हारे दादाजी के साथ तो अच्छे कनेक्शन होंगे ना। और ये सुनने के बाद वह लड़की बताती है कि हाँ, क्यों नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शन है। उस बुड्ढे घूसट ने मुझे अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया है, वह कमीना मिल जाए तो मैं उसे मार डालूंगी। और ये सुनने के बाद तो जिन्हों के सारे अरमान ठप हो जाते हैं, वह बिल्कुल शौक हो जाता है। और वह लड़की कहती है कि एक मिनट रुको जरा, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मेरी फैमिली का कनेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसी वजह से तुम उसके पीछे जाना चाहते थे, है ना? मैंने सही कहा ना? ओह! ये मैंने कैसे सोच लिया? आखिरकार एक स्पेशल ट्रांसफ़र स्टूडेंट से मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ? तुम दूसरों की तरह हो और मेरी फैमिली के ऊपर निर्भर होना चाहते हो और मेरी फैमिली के साथ पावरफुल कनेक्शन बनाना चाहते हो। ख़ैर, कितना ज़्यादा घटिया है। मैंने सोचा था कि तुम बाकी लड़कों से अलग होगे, लेकिन तुम तो उन्हीं लड़कों की तरह एकदम कचरा हो जिनकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से जा रही होती है और ये देखने के बाद जिन्हों कहने लग जाता है कि एक मिनट रुको ज़रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? क्या तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि क्योंकि मैं एक स्पेशल ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। खैर छोड़ो, तुम्हारी सोच तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सच में इस स्कूल के अंदर तो बहुत ज़्यादा घटिया लोग रहते हैं जो जो फैमिली और बैकग्राउंड के ऊपर दूसरे लोगों को जज करते हैं। ये कितना ज़्यादा बेकार और अनोइंग है। और ये कहने के बाद वह वहाँ से जा रहा होता है और देखने के बाद वह लड़की कहती है कि एक मिनट रुको ज़रा, तुम्हें यार हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चल जाएगा। और ये सुनने के बाद जिन्हों कहता है कि ओह! ऐसी बात है क्या? अच्छा तो मैं चलता हूँ। और जिन्हों वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हों आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि मेरी किस्मत तो कितनी ज़्यादा ख़राब है। मुझे दोबारा से शुरू करना होगा और मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूँढना होगा गोइंचे के पास पहुँचने का, ताकि मैं अपने हथियार उससे ले सकूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे एक मोटा-सा इंसान आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि क्या तुम ही स्पेशल ट्रांसफर स्टूडेंट हो? और ये सुनने के बाद जिन्हों थोड़ा-सा शॉक हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यह मोटा कौन है? पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बंदे भी आ जाते हैं, जो कहने लग जाते हैं कि तो ये यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि साथ ही साथ में वहाँ से 2-3 बंदे और निकल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन सारे बंदों ने जिन्हों को चारों तरफ से घेर लिया होता है और ये 5-6 बंदे होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। आगे आने वाले चैप्टर इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस मानवा को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।